नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है नक्षत्र से रिलेटेड। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो नक्षत्र होते हैं वो कैसे बनते हैं, कितने होते हैं और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे फलादेश पे। नक्षत्र के बनने की अगर हम बात करते हैं तो नक्षत्र राशियों से ही निकल के आते हैं। जैसे आपने 12 राशियां देखी हैं, तो अगर आप हर राशि को और सब डिवाइड कर देते हैं तो आपको नक्षत्र मिल जाते हैं। तो आपके पास में टोटल कितनी राशियां हैं? 12 राशियां। यानी कि हर राशि में कुछ नक्षत्र आपको मिलेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र आएंगे तो करीब करीब आपको एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र मिलते हैं। यानी कि कुछ नक्षत्र ऐसे भी होंगे जो दो दो राशियों में एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि आपके 27 नक्षत्र हैं और इनको कितने में आपको डिवाइड करना है? 12 राशियों में डिवाइड करना है। तो आप इनको जब 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो करीब 2.25 नक्षत्र एक राशि में आपको मिलेंगे। अब जैसे हमने ये समझा था कि जो राशियां होती हैं वो क्या होती हैं? राशियां यानी कि तारों का एक समूह होता है। तो एक मान लीजिए आपने एक तारे के समूह को क्या बोल दिया? मेष राशि बोल दिया। अब उसी तारों के समूह को आप यदि और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? नक्षत्र। यानी कि ये भी एक तारों का समूह ही है जो किसी बड़े तारों के समूह के अंदर बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको नक्षत्र को समझ के चलना है। अब जो टोटल नक्षत्र बनाए गए हैं वो हैं 27 नक्षत्र, जो कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 1 से लेकर 27। जिस तरीके से एक एक राशि का जो स्वामी ग्रह होता है, एक लॉर्डशिप होती है, वो किसी प्लेनेट के पास होती है, बिल्कुल वैसे ही हर नक्षत्र की भी लॉर्डशिप किसी न किसी प्लेनेट के पास में होती है। इसके अलावा और माइन्यूटली अगर आप जाते हैं तो आप नक्षत्रों को भी और फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम नक्षत्रों को और फर्दर लेवल पे सब डिवाइड करते हैं तो हमको मिलते हैं नक्षत्रों के अंदर उनके चरण या फिर उनके पद। तो एक नक्षत्र के अंदर टोटल आपको 4 चरण या 4 पद मिलते हैं। तो अगर आप 27 नक्षत्र को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक फिगर मिलेगा, वो मिलेगा 108 का, यानी कि 108 का। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक कनेक्ट होना शुरू हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं कि आपको एक माला का जाप करना है तो कम से कम कितनी माला करें? तो हम कहते हैं कि आप एक माला करो, यानी कि 108 बार किसी मंत्र का जाप करो। तो क्या होगा? इससे आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब आप नक्षत्रों की बात करोगे तो अल्टीमेटली नक्षत्र फैले कहाँ हैं? आपके आसपास 360 डिग्री में फैले हुए हैं। यानी कि जब आप 108 का एक साइकिल पूरा कर लोगे तो आपका एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक प्रोसेस जो आपने स्टार्ट करी थी वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप राशि से शुरू करिए, राशि के नीचे जाइए तो आपको मिलेंगे उस राशि के अंदर नक्षत्र, और फिर नक्षत्रों को आप सब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे उनके अंदर चरण। तो कुल मिलाकर आप 27 नक्षत्रों को मिलाकर टोटल कितने चरण आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको 108। और ये 108 चरण मिलके क्या बना देंगे? पूरा का पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल बना देंगे। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनके अलावा भी एक नक्षत्र को काफ़ी मान्यता और महत्व दिया गया है, और वो नक्षत्र कहलाता है अभिजीत नक्षत्र। आपने बहुत बार सुना होगा कि काम करना है, कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो हम सामने वाले को बोल देते हैं, या कोई पंडित जो है वो सामने वाले को सजेस्ट कर देते हैं कि आप अभिजीत मुहूर्त में इस काम को कर लीजिए। तो अभिजीत मुहूर्त भी या अभिजीत नक्षत्र भी एक काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है, जिसमें कि कार्यों के सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए इस नक्षत्र को सजेस्ट किया जाता है।
ये नक्षत्र हर रोज आता है और एक पर्टिकुलर टाइम में आपको मिलता है। यदि आप पंचांग देखेंगे तो इसका आइडिया आपको लग जाएगा। अब मैं आपको नक्षत्रों के नाम बोल के बताता हूँ एक सीक्वेंस में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इन नक्षत्रों के नाम इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। इनके नामों को याद रखने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, किताब आपकी कॉपी पे लिखेंगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो नक्षत्र शुरू होते हैं अश्विनी से। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो अश्विनी से चालू होके रेवती पे ये जो नक्षत्र हैं ये खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद में बारी आती है इनकी लॉर्डशिप की। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि आप महादशा, जो हमारी विंशोत्तरी महादशा होती है, उसमें आप एक कैलकुलेशन, एक सीक्वेंस देखिएगा कि जो दशाओं का सीक्वेंस है वो कैसा चलता है। तो वो दशाओं का सीक्वेंस ऐसा चलता है: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इस तरीके से एक सीक्वेंस चलता है। बुध के बाद वापस से कौन आ जाता है? केतु आ जाता है, और वहां से फिर से शुरुआत हो जाती है। तो ये एक सर्कुलर नेचर जो है, रिपीटेटिव नेचर जो है, ये आपने पहले भी देखा होगा कि जब हम कुंडली बनाते हैं तब भी यही नेचर मिलता है। और इसी तरीके से जो एक सर्कुलर फॉर्म होती है, घूमती हुई जो फॉर्म होती है, वो आपको ज्योतिष में मोस्टली हर जगह देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी आप इसके सीक्वेंस को इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आप यदि अश्विनी से चालू करेंगे तो आप केतु से गिनना चालू कर दीजिए: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब जैसे ही बुध खत्म होगा तो वापस से वही सीक्वेंस केतु के साथ में रिपीट हो जाएगा और ये भी आगे चलता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप इस सीक्वेंस को याद रख लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 10वें नंबर का जो नक्षत्र है वो कौन सा है और उसकी लॉर्डशिप किसके पास में है, तो आपको 10वें नंबर का नक्षत्र मघा याद है। अब 10वां नंबर यानी कि 9 तो खत्म होगा, यानी कि फिर से आप केतु से शुरुआत होनी है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि मघा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो केतु है। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनके नामों को और इनकी लॉर्डशिप को ध्यान रखें। इसके अलावा इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ये नक्षत्र होते हैं, ये हमारे पूरे के पूरे जो फलादेश है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नक्षत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आप अपने फलादेश को फाइन ट्यून करना चाहते हैं, पिन पॉइंट करना चाहते हैं, तो फिर आप नक्षत्र लेवल पे आपको जाना ही पड़ेगा। अब जब आप नक्षत्र लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपको नक्षत्र लेवल पे उनकी शुभता और अशुभता को चेक करना पड़ेगा। और उस समय पे आपको लॉर्डशिप भी काम आएगी और साथ ही साथ उनके गुण धर्म भी काम आएंगे, जिनको कि आप नक्षत्र के नेचर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लॉर्डशिप है वो तो यहाँ लिखी हुई है, वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करेंगे इनके नेचर की। बेसिकली जब आप एक कुंडली देखते हैं तो प्राइमरीली आपको ये पता चल जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट का एक इंडिकेशन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो सप्तम भाव है, उस सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। अब अगर शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि शनि वैसे ही डिले करने वाले प्लेनेट है, तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिल जाता है कि जो जिसकी भी कुंडली है उसकी शादी में विलंब जो है वो दिख रहा है। अब ये विलंब क्या बहुत ज़्यादा सीवियर है या छोटा मोटा विलंब है जो कि कुछ दिनों के बाद में टल जाएगा। तो इस प्रिडिक्शन की इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए हम लोग नक्षत्र लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप किन किन चीज़ों को देखेंगे? दो चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो शनि है वो कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की लॉर्डशिप किसके पास में है, और उस नक्षत्र का नेचर क्या है तब का जबकि वो जातक या जो बच्चा है वो पैदा हुआ था।
और उसके हिसाब से हम हमारे फलादेश को और सटीक बना देते हैं और उतना पिन पॉइंट बना देते हैं। तो इस तरीके से हम इन नक्षत्रों का उपयोग करते हैं और वाक़ई में आप नक्षत्रों का उपयोग करेंगे तो काफ़ी सटीक जो परिणाम है आपके फलादेश के वो आपके सामने आएँगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-सा नक्षत्र किसी जातक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले जो नक्षत्र जातक के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं जन्म नक्षत्र। अब कैसे पहचानेंगे कि किसी जातक का जन्म नक्षत्र क्या है? तो आप उसकी कुंडली ओपन करिए और ये देखिए कि उसके जन्म के समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था। जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा था, वो उसका जन्म नक्षत्र कहलाएगा। और इस जन्म नक्षत्र से बहुत सारे सेल्फ प्रेडिक्शन आप मतलब बाकायदा कर सकते हैं। इस नक्षत्र को पहचान के आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं और इसके अलावा ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से आप जातक की महादशा का कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि महादशा कहाँ से स्टार्ट होनी है, उसके जन्म के समय सबसे पहली दशा जो है वो कौन-सी आनी है, सबसे पहली महादशा जो है वो कौन-सी आनी है। तो इसलिए ये जो जन्म नक्षत्र है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कोई भी दशा मिल जाए उससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुंडली है, वो आपको क्या बता रही है? वो आपको इवेंट बता रही है कि लाइफ़ का इवेंट क्या होगा। लेकिन उस इवेंट के एग्ज़ीक्यूशन के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, वो मिलता है दशाओं से। आप मान लीजिए कि इवेंट तो है लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, यानी कि ओवरऑल आपको वो इवेंट का एग्ज़ीक्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अच्छी कुंडली उसको बोला जाता है जबकि आपको दशाएँ सही समय पर मिल जाएँ, ताकि आपकी लाइफ़ के जो इवेंट कुंडली में दिख रहे हैं, वो इवेंट अपने प्रॉपर टाइम पे एग्ज़ीक्यूट हो जाए। मान लीजिए एक आदमी है जिसको कि एक बहुत अच्छी दशा मिलती है 80 साल में और उस टाइम पे उसका राजयोग बनता है, धन योग बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन 80 साल की उम्र में वो बेसिकली उतना कैपेबल ही नहीं रहता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो उतना उपयोग कर पाए। तो इसका मतलब कि उस दशा का आना ना आना एक तरीके से एक बराबर हो गया। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि दशा अगर सही समय पे आती है, तभी आदमी को अपने जो इवेंट है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने का मौका मिलता है। इसलिए अच्छी कुंडली वो है जिसमें कि योग तो अच्छे हों ही, लेकिन साथ ही साथ दशाएँ भी उसको प्रॉपर टाइम पर मिलें। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। तो एक नक्षत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमने बात करी है। अब हम दूसरा नक्षत्र बात करेंगे जो कि किसी बच्चे के जन्म के समय पर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा जन्म के समय पे। इसको बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। मैं शॉर्ट में नक्षत्र को एन के लिख रहा हूँ यहाँ पे। गंडमूल में कुछ नक्षत्र आते हैं, जैसे कि अश्विनी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ अश्विनी। चलिए इसको मैं ओके अश्विनी, उसके बाद में अश्लेषा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मघा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये जो नक्षत्र है ये नक्षत्र कहलाते हैं गंडमूल के नक्षत्र और ये जन्म के समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इस रेवती को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के सारे नक्षत्र जो हैं वो अशुभ नक्षत्र की कैटेगरी में भी आते हैं।
ये हम आगे और बात करेंगे इसके बारे में। तो कुल मिलाकर जन्म के समय पे अगर कोई बालक ने जन्म लिया है और जन्म के समय पर चंद्रमा इन नक्षत्र में है, ओके, चंद्रमा इनमें से किसी नक्षत्र में है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि बच्चे ने गंडमूल में जन्म लिया है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई गंडमूल में जन्म लेने पे? इस नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेता है तो ज्योतिष के अनुसार 28 साल की उम्र तक उसको काफी सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। इसके अलावा उसके मदर को, फादर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि एक नक्षत्र दोबारा रिपीट होता है 27 दिन के बाद में। अब मान लीजिए किसी ने मूल में जन्म ले लिया है, अब दोबारा से ये मूल कब आएगा? 27 दिन के बाद आएगा। तो क्या होता है कि 27 दिन के बाद दोबारा से जब वही नक्षत्र रिपीट हो तो इस गंडमूल की शांति की जाती है, और ऐसा भी बोला जाता है कि जो पिता है वो उसका बच्चे से मेल मिलाप ना हो इतने दिन तक, जब तक कि इसकी शांति ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा से प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए इन नक्षत्र को अशुभ माना गया है, स्पेशली फॉर द एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो गंडमूल को हम नॉर्मली चाइल्ड बर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि आपको कोई शुभ मुहूर्त निकालना है तो रेवती को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने नक्षत्र जो गंडमूल में आते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से नक्षत्र ऐसे हैं जो कि आपको शुभ मिलते हैं। तो शुभ नक्षत्रों की आप बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर पुष्य, फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति, रेवती, श्रवण, अनुराधा, और तीन जो उत्तराषाढ़ा हमने पढ़ी है, तीनों जो नक्षत्र हैं जिनके सामने उत्तरा वर्ड लगा होता है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, तो ये जो नक्षत्र हैं ये शुभ नक्षत्र कहे जाते हैं। और इनमें आप क्या करते हैं? शुभ कार्यों के लिए समय निकालते हैं या शुभ कार्य करते हैं। अब इसमें जो रेवती नक्षत्र है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो नॉर्मली इस नक्षत्र को आप जन्म के समय अवॉइड करिए, बाकी आप इसे उपयोग कर सकते हैं शुभ कार्यों के लिए। अब शुभ कार्य हो सकते हैं जैसे कि शादी है, जैसे गाड़ी खरीदना है, इस तरीके के कार्य। अब हम बात करते हैं अशुभ नक्षत्र की। तो अशुभ नक्षत्र में जितने भी आपके गंडमूल में नक्षत्र आ रहे हैं आप उनको लेंगे और रेवती को एज अ एक्सेप्शन मानेंगे। इसके अलावा जितने भी पूर्वा हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने उत्तरा बोला था, तो जितने भी नक्षत्र के आगे पूर्वा लिखा हुआ है, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वा फाल्गुनी, ये तीन पूर्वा, इसके अलावा आद्रा और शतभिषा, ये जो नक्षत्र है ये अशुभ नक्षत्र माने जाते हैं और इनको हम शुभ कार्यों में उपयोग नहीं करते। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि कुछ नक्षत्र आते हैं चर कैटेगरी में और कुछ आते हैं स्थिर कैटेगरी में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई काम को सिलेक्ट करने के लिए। तो जो चर नक्षत्र होते हैं उसमें एक आता है स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। तो ये नक्षत्र कौन से हैं? चर नक्षत्र हैं।
इसके बाद में आता है स्थिर नक्षत्र। तो स्थिर नक्षत्र में जैसे मैंने आपको बोला था कि जिनके सामने उत्तरा शब्द जुड़ा है, तो तीनों उत्तरा और दूसरा रोहिणी, ये क्या है? स्थिर नक्षत्र है। अब आपको जब मुहूर्त निकालना होगा तो यहाँ पे ये आपके बहुत काम में आएगा। चर का मतलब होता है बदलने वाला और स्थिर का मतलब होता है जो कि सेम हो, स्टैटिक हो। जैसे मान लीजिए आपको शादी करनी है, तो आप शादी करने के लिए कौन-सा नक्षत्र प्रेफ़र करेंगे, स्थिर या फिर चर? अगर आप चर में करेंगे तो आपको बार-बार शादी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली शादी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एक बार करना चाहते हैं और उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं किसी काम में। तो जिस काम में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं उसके लिए आप स्थिर नक्षत्र चुनते हैं, और जो काम आप बार-बार रिपिटेटिव करना चाहते हैं, उसके लिए आप चर नक्षत्र चुनते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने कोई सामान बेचा है और उससे आपको पैसा लेना है। तो आप क्या एक ही बार पैसा लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप तो उसको बार-बार लेना चाहते हैं ना कि आप बार-बार उसको सामान बेचें और बार-बार आपके पास में पैसा आए। तो इस टाइप के जो काम हैं जिसको आप रिपिटेटिवली करना चाहते हैं, उसके लिए चर नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि कौन से नक्षत्र और दूसरे इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि फलादेश में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके बाद में नक्षत्रों का एक स्वभाव होता है जिसमें कि सबसे पहला होता है उग्र, दूसरा होता है तीक्ष्ण और एक होता है मृदु। जो उग्र स्वभाव है, इनको क्रूर भी माना जाता है, ठीक है? उग्र और तीक्ष्ण जैसे आपको नाम सुन के भी समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पे नाम थोड़े-से ना गड़बड़ सुनने में आ रहे हैं। मृदु यानी कि सौम्य, तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा आ रहा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर जैसे हमने पहले एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं और हमको ये देखना है, ये प्रेडिक्शन लगाना है कि ये शनि सप्तम भाव में कितना ज़्यादा अशुभ या कितना ज़्यादा शुभ रिज़ल्ट दे सकते हैं। वैसे रिज़ल्ट तो थोड़ा गड़बड़ ही आना है, लेकिन अगर गड़बड़ है तो उसमें क्या गड़बड़ में सीवियरिटी कितनी मिलनी है। तो यदि शनि हैं और उग्र नक्षत्र में भी हैं, तो यानी कि आप समझ लीजिए कि वो जो सीवियरिटी है, जो आप कह रहे हैं कि शादी में एक डिले होगा या परेशानी होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो थोड़े से बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि शनि तीक्ष्ण में है तो थोड़ी कम, और मृदु में है तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं, उन प्रेडिक्शंस को करते हैं। तो यहाँ पर जो उग्र नक्षत्र है उसमें कौन-कौन से आते हैं? इसमें जो हैं पूर्वा, जितनी भी पूर्वा हैं आपकी तीनों, 3 पूर्वा जो है वो आएँगी, भरणी आएगी, भरणी नक्षत्र आएगा और मघा नक्षत्र आएगा। इसके बाद में जो तीक्ष्ण नक्षत्र है उसमें मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा, ये 4 नक्षत्र आएँगे। और मृदु की अगर हम बात करें तो मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये नक्षत्र आएँगे। तो चर, स्थिर, उग्र, तीक्ष्ण और मृदु, इन की हमने कैटेगरी समझी। अब कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि मिश्रित कैटेगरी में आते हैं, जो कि ना बहुत ज़्यादा उनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा ना चर होता है, ना स्थिर होता है, ना बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, ना बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, ना बहुत ज़्यादा मृदु होते हैं, मतलब बहुत सारी मिक्स क्वालिटी होती है उसके अंदर। तो ये नक्षत्र होते हैं विशाखा,
कृतिका। तो ये जो नक्षत्र है ये बेसिकली आप इनको बोल सकते हैं ऑल पर्पस। किसी भी काम के लिए इनको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सबका नेचर मिक्स्ड होता है, एक तरीके से बैलेंस्ड है ये, क्योंकि सारी चीजों को मिला जुला के ये नक्षत्र बने हुए हैं, या इनका नेचर जो है वो बना हुआ है। तो इस तरीके से जो ये नक्षत्र है वो आपको कैटेगरी वाइज, नेचर वाइज ध्यान रखने हैं। इसलिए क्योंकि जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन की फाइन ट्यून करने के लिए हम इन सारी चीजों का उपयोग करेंगे, उनकी लॉर्डशिप का भी और उनके नेचर का भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी नक्षत्रों के बारे में, जो कि पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर इनके आप फाइन ट्यून प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई, अच्छी लगी होंगी। और दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि इन सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करिए कि ये आपको देखना ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीजें जब भी जरूरत पड़े तब रिकॉल हो जाएं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन की जानकारी के लिए कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।